नमस्कार दोस्तों, एसपी एजुकेट में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल। जैसा कि संविधान की कक्षाएं निरंतर जारी हैं और इसी क्रम में संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर हम आपके सामने आए हैं। वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पिछले क्लास में मैंने भारतीय संविधान के भाग के बारे में चर्चा किया था। कौन कौन से भारतीय संविधान में भाग है, कुल 22 भागों का विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसके पहले हमने भारतीय संविधान के स्रोत की चर्चा किया था। लेकिन अब जब हम भारतीय संविधान, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कैसे बना, यानी भारतीय संविधान के गठन के बाद, संविधान सभा के गठन के बाद, भारतीय संविधान के निर्माण के बाद जब वो फाइनली अस्तित्व में आ गया तो उसमें क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो जैसे मैंने कहा था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अब इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस प्रकार है भाई? इसमें 395 अनुच्छेद थे उस समय। उसमें 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अब ऐसे संविधान में जो कुछ उसकी विशेषता है प्रारंभ में, उसके हम विस्तार को ही देख लें कितना विस्तृत है। तो उस विस्तार के क्रम में हमने भारतीय संविधान के 22 भाग का अध्ययन किया था, कौन कौन से भाग में क्या क्या विषय हैं। और उसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ये इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इसका विस्तृत अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों में। तो ध्यान रहे कि संविधान के लागू होने के बाद, मोटे तौर पे हम कहें कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय हमारे संविधान में कुल आठ जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल 8 अनुसूचियां थी। कुल 8 अनुसूचियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट। और समय के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ता है टाइम, कई संशोधनों के माध्यम से इसमें 4 और अनुसूचियां बढ़ जाती हैं। तो वर्तमान में हम क्या है कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को इसमें जहां पर 8 अनुसूचियां दिखाई देती हैं, वहीं वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां, कॉन्सेप्ट पकड़ेगा, कुल 12 अनुसूचियां दिखाई देती हैं। तो आज कुल 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। अब ये अनुसूचियां कैसे बढ़ी और इन संपूर्ण अनुसूचियों में क्या क्या है, इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो जो 12 अनुसूचियां, यानी कि बाद में क्या हुआ कि 8 में प्लस 4 और जुड़ गई, इस तरह क्या हो गया, कुल 12 हो गया। अब ये 4 अनुसूचियां कब जुड़ी, इनमें क्या विषय हैं, ये हमें जानना चाहिए कि आखिर 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्या है। तो जब हम पहली अनुसूची से पढ़ना शुरू करेंगे तो 12वीं अनुसूची तक उसको देखेंगे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि किस किस संविधान संशोधन से यह 12 अनुसूचियां जुड़ गई। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1991 में जो पहला 51 में समझिएगा कि 9वीं अनुसूची, इसमें जो 9वीं अनुसूची है वो 1951 में, जैसे संविधान अभी लागू हुआ कुछ समय और उसके बाद अभी समझिएगा संविधान 1950 में फाइनली 26 जनवरी को लागू हुआ और केवल एक ही साल बाद 1951 में समझिएगा पहले प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से, पहले ही संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। प्रथम संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा पहली अनुसूची क्या हो गई, वो जोड़ दी गई। तो 9वीं अनुसूची 1951 में ही आ गई। इसी प्रकार 52वें संविधान संशोधन 1985 में, ये जो 10वीं अनुसूची है, इसके बाद काफी लंबे समय बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में बहुत लंबे समय बाद 52वें संविधान संशोधन 1985 में जुड़ी। जब संविधान का 52वां संविधान संशोधन हुआ, यानी 52वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जुड़ गई थी। इसी प्रकार 11वीं अनुसूची की अगर हम बात कर लें, 11वीं अनुसूची ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी चर्चा होगी इसमें क्या है। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ गई थी। और इसी प्रकार
12वीं जो अनुसूची है, जो अंतिम अनुसूची इस समय हमारे संविधान की आखिरी अनुसूची है 12वीं, यह इसी वर्ष 1992 में, मतलब 1992 में 74वें संविधान, वर्ष एक ही है, 92 में 2 अनुसूचियां जुड़ी हैं, लेकिन 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह देख सकते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में हम कह सकते हैं कितना था मूल संविधान में, वो जो हमारा मूल संविधान अस्तित्व में आया था जिस दिन, तब हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। समय के साथ ये अनुसूचियां बढ़ती चली गई। 1951 में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 में नवीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन द्वारा। 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसी वर्ष 1992 में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूमि व्यवस्था आदि से, जमींदारी उन्मूलन आदि से नवीं अनुसूची थी। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से, 11वीं पंचायती राज प्रणाली के संवैधानिकता से, और 12वीं नगरपालिका से। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ आपको ये बताया कि हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, और प्रारंभ में यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, और वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है, तथा कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद हम चलते हैं इस कड़ी में कि प्रथम अनुसूची से, पहली अनुसूची से 12वीं अनुसूची तक क्या क्या है, विषय क्या है, और उसमें विस्तार से किन बातों का वर्णन किया गया है। अनुसूचियां जो शेड्यूल्ड हैं वो अपने आप में संविधान के ऐसे हिस्से होते हैं, ऐसे उपबंध होते हैं जिसमें संविधान को विस्तार देने का एक प्रक्रिया होता है कि संविधान के मूलभूत चीजों को कैसे विस्तारित किया जाए, समय के साथ उसको एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़े तो उसमें ज्यादा एक्सटेंशन हो सके। तो अनुसूची जो है, आइए अनुसूचियों का क्रम देखें और उस अनुसूचियों में क्या क्या वर्णन है। तो भारतीय संविधान की जहां तक अनुसूचियों का बात है, अनुसूचियां हैं, तो इसमें सबसे पहला हम प्रथम अनुसूची की आज चर्चा करते हैं। पहले प्रथम अनुसूची क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली अनुसूची क्या है, प्रथम अनुसूची। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम अनुसूची है वो भारतीय संविधान के प्रथम भाग की तरह है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि प्रथम अनुसूची में हमारे देश में यानी कि भारत का अपना सीमाओं का एक तरह से राज्य क्षेत्र का निर्धारण किया गया उसी प्रथम अनुसूची में। अर्थात क्या लिखा गया, इसमें 2 बातें लिखी गई हैं, राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र। प्रथम अनुसूची में 2 बातें हैं, एक है जितने भी भारत के राज्य हैं तो राज्यों के नाम है एवं उनके न्यायिक क्षेत्र की बात की गई है। क्या उनका न्यायिक क्षेत्र है, उनका न्यायिक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र क्या है, इसको समझिएगा। प्रथम अनुसूची में सबसे पहली बात यह है। और दूसरी बात क्या है, इसी अनुसूची में जो राज्य है, राज्यों के अतिरिक्त हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो संघ शासित प्रदेशों यानी संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, जो संघ राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र, उनके नाम एवं उनकी सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इस बात को। तो हमें क्या दिखाई देता है, राज्यों के नाम एवं उनकी न्यायिक क्षेत्र। पहला, इसमें 2 बातें हैं। प्रथम अनुसूची में मोटे तौर पर 2 बातों का उल्लेख है, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनके नाम क्या है और उनकी न्यायिक क्षेत्र क्या है। और दूसरा ये दिखाई देता है कि संघ राज्य क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है तथा उनकी सीमाएं क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद हमारे देश में अब राज्यों की संख्या हो गई है 28। कौन से पढ़िए, तो हमारे देश में आज कुल 28 राज्य हैं। ये 28 राज्य बचे। अब इन 28 राज्यों के नाम क्या है, ये नाम का पूरा वर्णन प्रथम अनुसूची में दिया गया है कि भाई किस राज्य को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के जो वर्तमान 28 राज्य हैं वो प्रथम अनुसूची में उनके नाम दिए गए हैं। साथ ही साथ उनका न्यायिक क्षेत्र का वर्णन है कि न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत किस राज्य में राज्य का न्यायिक क्षेत्र होगा,
जैसे सर्व भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसका अधिकार क्षेत्र, न्यायिक अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत पर है, चाहे वो कोई भी राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन राज्यों के अपने उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो एक राज्य का उच्च न्यायालय क्या उसी राज्य के न्यायिक क्षेत्र तक आता है, या एक राज्य के या किसी न्यायालय का राज्य क्षेत्र या क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक सीमित है, विस्तृत है, ये भी इसमें इसके अंतर्गत पता चलता है। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र, तो बंबई उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र में जो बंबई उच्च न्यायालय है, बंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल महाराष्ट्र ही नहीं है, बल्कि गोवा आदि क्षेत्र भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल पश्चिम बंगाल तक नहीं है, बल्कि उसमें अंडमान निकोबार भी आता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे कौन इस प्रथम अनुसूची के अंतर्गत पहले पॉइंट के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि देश में कितने राज्य हैं और उन राज्यों पर अधिकार जो न्यायिक क्षेत्र है उस किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में वो राज्य आता है। तो हम एक एग्जांपल तौर पे ले लें, आइए देखते हैं एग्जांपल। तो भारत में 28 राज्य हैं, ये पता चल गया। लेकिन अब इस 28 राज्य में एक एग्जांपल लेते हैं कि न्यायिक क्षेत्र वाला। तो पंजाब प्लस चंडीगढ़, पंजाब प्लस चंडीगढ़ प्लस हरियाणा। अब ये जो एक केंद्र शासित प्रदेश, दो राज्य। अब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जो है उसका अधिकारिता क्षेत्र जो है न्यायिक क्षेत्र, वो इन तीनों, दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तृत है। तो इस तरह से इसकी संपूर्ण जानकारी हमें संविधान के प्रथम अनुसूची से प्राप्त होती है। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। प्रथम अनुसूची में ही जो भारत के संघ राज्य क्षेत्र हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भारत के संघ राज्य क्षेत्र हैं उन संघ राज्य क्षेत्रों का नाम और उनकी सीमाओं की जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण तौर पे भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 8 ये 8 कैसे हो गए, तो जम्मू कश्मीर के विभाजित होने से 2 संघ राज्य क्षेत्र बढ़ गए। पहले 7 थे, 2 बढ़ गए तो 9 हो गए। लेकिन आपको मालूम हो कि एक हाल ही में क्या हुआ कि दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली को एक कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले दमन और दीव अलग था तथा दादर और नगर हवेली अलग था। अब दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आएंगे, एक ही जगह से प्रशासन होगा। तो ऐसे में 7 + 2 9 हुआ, लेकिन एक को जोड़ देने से क्या हुआ, 2 जब जुड़ गए आपस में तो एक कम हो गया। तो कुल कितने बचे, 8। तो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में वर्तमान में है, जम्मू, लद्दाख जो क्षेत्र है, चंडीगढ़ और दिल्ली, 4 ऊपर हो गए उत्तर में। इसके बाद दमन दीव तथा दादर नगर हवेली पश्चिम में, सीधे पश्चिम में 5 हो गए। इसके बाद 2 आपको मालूम होगा कि 2 हमारे द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, 7 हो गए। और इसके बाद जो है 2 अन्य बसते हैं, एक पांडिचेरी 8 7 और एक जो बसता है आपका वो है पांडिचेरी, मतलब कुल 8 हो गए। मैं इसको फिर से ऐसे लिख के देख लेता हूं, एक कोई छूट रहा है। कौन कौन सा है, तो एक है जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, एक चंडीगढ़, जी चंडीगढ़ छूट रहा था शायद, चंडीगढ़, एक दिल्ली, 4 ये हो गए नॉर्थ में, इसकी हमने बात की थी। उसके बाद दादर एंड नागर हवेली प्लस दमन एवं दीव ये हो गया। फिर लक्षद्वीप और फिर अंडमान एंड निकोबार, कितने हो गए, 7 हो गए। और जी हाँ, सबका नाम लिया था। और 8वां क्या है, तो पांडिचेरी। इस तरह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ये दिल्ली, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार तथा पांडिचेरी। इस तरह से 8 जो है भारत में वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके सीमाओं का वर्णन भी प्रथम अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी अनुसूची है काफी बस्ता संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। तो दूसरी अनुसूची
दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को एक साथ पढ़ते हैं, और तीसरी अनुसूची को एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। तीसरी अनुसूची देखिएगा, दूसरी और तीसरी अनुसूची में क्या बातें हैं इसको बहुत अच्छे से समझना। भारत के संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों, यानी कि जो भी है, देखिए यहां पर मुद्दा क्या है, भारत के जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पदों पर जो विराजमान व्यक्ति है ना, उन व्यक्तियों के वेतन, भत्ते, अन्य परिलब्धियों आदि के बारे में जो वर्णन है वो हमारे दूसरे अनुसूची में दी गई है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन, भत्ते, अन्य परिलब्धियां, इनका वर्णन हमारे दूसरी अनुसूची में दी गई है। तो किन के लिए, उनके लिए जो संवैधानिक पदों पर है। तो तीसरी अनुसूची भी कैसे इससे रिलेटेड है, एक साथ क्यों पढ़ना चाहिए, इन्हीं संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों की शपथ, इन्हीं संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों की, मैंने कहा, शपथ एवं प्रतिज्ञान का वर्णन भी समझिएगा। इन्हीं संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों के शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख भी क्या है, तीसरी अनुसूची में है। जैसे देश का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उनका वेतन, भत्ता, अन्य परिलब्धियां क्या होंगी, कौन कौन सी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएंगी, इसका वर्णन दूसरी अनुसूची में है। और उसी संवैधानिक, उसी राष्ट्रपति द्वारा किस तरह का शपथ लिया जाएगा, इसका वर्णन तीसरी अनुसूची में है। यानी बहुत क्लियर है, जिन संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों के वेतन, भत्ते, अन्य परिलब्धियों आदि का वर्णन दूसरी अनुसूची में है, उसी संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति का जो शपथ और प्रतिज्ञान होगा उसका वर्णन तीसरी अनुसूची में है। यानी केवल शर्त बदली है, विषय बदला है, और एक चीज कॉमन है कि संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्ति। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो कुछ भी इस तरह के संवैधानिक पद है, विधानसभाओं के, समझिएगा, प्रांतों में देखेंगे तो विधानसभाओं के जो सभापति हैं, विधान परिषद के जो सभापति हैं, ये सब के सब जो देश का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है, इन सब के जो शपथ है, उन शपथ का प्रावधान, प्रतिज्ञान का प्रावधान अनुसूची 3 में है, और इन सब के वेतन, भत्ते, अन्य परिलब्धियों आदि का जो वर्णन है वो दूसरी अनुसूची में दिया गया है। यानी दूसरी और तीसरी अनुसूची के बीच यही संबंध है कि संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों के शपथ, प्रतिज्ञान आदि का वर्णन तीसरी अनुसूची में है, लेकिन दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य परिलब्धियों आदि का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे संवैधानिक पदों पर वह व्यक्ति केंद्र सरकार से संबंधित हो या वो राज्य सरकार से संबंधित हो, राज्य सरकार, संवैधानिक अगर पद है तो उनका वेतन, भत्ते, अन्य परिलब्धियों आदि का वर्णन दूसरी अनुसूची में, और अगर वो उनके शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन है तो उसकी जानकारी तीसरी अनुसूची में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चौथी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चौथी अनुसूची में जो विषय है वो ये है कि भारत की जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में जो सदस्य है ना, राज्यसभा के सदस्य, उसके बारे में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होता है, सीटों का आवंटन किसके लिए, तो राज्यों के लिए, यानी जितने भी भारत में राज्य हैं। तो चौथी अनुसूची की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका संबंध भारत के उच्च सदन में, यानी कि राज्यसभा में या के लिए सीटों के आवंटन से है। इस राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, अर्थात संख्या क्या होगी, इसका पूरा का पूरा उल्लेख
चौथी अनुसूची में दिया गया है। अब साधारणतः क्या होता है कि एक क्राइटेरिया जनसंख्या रखा गया है कि जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को लोकसभा में सीटें तय की जाएंगी और उसी आधार पर राज्यसभा में भी सीटें निर्धारित की जाएंगी। भारत में जैसे भारत में सीटों के निर्धारण का जो आधार है वो जनसंख्या है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इस बात को समझिएगा। किंतु अमेरिका में देखेंगे, यूएसए में, तो यूएसए में उच्च सदन तथा निम्न सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तथा जो सीनेट है, वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन का आधार है वो दोनों सदनों में जनसंख्या नहीं है। भारत में जिस तरह संसद को कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका में वहां की संसद, भारत में जिस तरह संसद कहा जाता है, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है। भारत में संसद के उच्च सदन और निम्न सदन में, दोनों ही सदनों में जनता के जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों का निर्धारण किया जाता है। अमेरिका, जिसे अमेरिकी संसद अर्थात कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में जो उनका निम्न सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां पर जनसंख्या के अनुपात में सदस्य आते हैं चुनकर। लेकिन जो उनका उच्च सदन है, सीनेट, वहां पर प्रत्येक राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अर्थात राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को 2 सीटें दी गई हैं। तो अमेरिका में अगर 50 राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य आते हैं, चाहे राज्य का आकार कितना भी बड़ा हो, राज्य की जनसंख्या कितनी भी बड़ी हो। 2 सीटें राज्यसभा में, उच्च सदन में प्रत्येक राज्य से अमेरिका में आते हैं। किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या यहां भी आधार बनता है, राज्यसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में जिसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, वहां से 31 सीटें राज्यसभा के लिए आती हैं। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे राज्य हैं जहां एक सदस्य ही राज्यसभा से आते हैं, राज्यसभा के लिए आते हैं। तो भारत की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी, किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। इसकी पूरी प्रोसीजर का वर्णन हमारे संविधान के चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है, और राज्यसभा के सदस्य केवल उन्हीं राज्यों से आते हैं, समझिएगा, राज्यसभा के सदस्य केवल उन्हीं राज्यों से आते हैं प्लस केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। समझिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधान सभाएं होती हैं, समझिएगा, जहां पर वहां की क्या होती है, विधान सभाएं होती हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाएं नहीं है वहां से राज्यसभा के सदस्य नहीं आएंगे। जैसे अंडमान निकोबार से राज्यसभा का सदस्य नहीं है, पौंडीचेरी से नहीं है, ध्यान से समझिएगा, पौंडीचेरी से नहीं है, ना तो लक्षद्वीप से है, ना ही चंडीगढ़ से है, ना दादर नगर हवेली से या अंडमान, ना दादर नगर हवेली से है, ना अब दमन और दीव से है। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि केवल उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों से है जहां विधान परिषद है। तो मैंने अभी पौंडीचेरी, वो भूल से कहा कि पौंडीचेरी और दिल्ली से है, क्योंकि पौंडीचेरी में भी विधानसभा है और दिल्ली में भी विधानसभा है। तो वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से राज्यसभा की सीटें आती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी। यानी जो 8 मैंने केंद्र शासित प्रदेश यहां बताया था, इसको हम यूं देखें, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया था, इसमें से जम्मू कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जम्मू कश्मीर 1, चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर 1, दिल्ली 2 तथा पौंडीचेरी 3। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सीटों का प्रावधान है। किंतु ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सस्पेंड है, क्योंकि समय के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा बहाल करने का प्रोसीजर जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम में दिया गया है, जो हाल ही में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली की तरह से विधानसभा होगी। तो जब जम्मू कश्मीर विधानसभा हो जाएगी तब यहां से भी राज्यसभा सीटें आएंगी। लेकिन वर्तमान में जो मौजूद है वो केवल दिल्ली तथा पौंडीचेरी ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां से क्या है,
जहां से राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। बाकी जो देश के 28 राज्य हैं वहां से भी क्या आएंगे, राज्यसभा सदस्य आएंगे। तो इस तरह से हमारी चौथी अनुसूची है ये, सॉरी, इस तरह से चौथी अनुसूची में ध्यान दीजिएगा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा राज्यों के लिए राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रबंध किया गया है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची हम पांचवी तथा छठवीं अनुसूची को एक बार में देखेंगे, क्योंकि दोनों की विशेषताएं कुछ मिलती जुलती हैं। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, ध्यान समझिएगा। पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची की जहां तक बात है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध, समझिएगा, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध, ध्यान समझिएगा। पांचवी अनुसूची में यह बताया गया है कि जितने भी भारत में डिनोटेड एरिया हैं, अनुसूचित क्षेत्र है, तथा जितने भी भारत में जनजातीय क्षेत्र हैं, समझिएगा, जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध जो है वो हमारे संविधान की पांचवी अनुसूची में दिया गया है। किंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छठवीं अनुसूची में स्पेशली 4 राज्यों के संबंध में स्पेशल वर्णन किया गया है वहां के प्रशासन के लिए। तो छठवीं अनुसूची में कहा गया है कि असम प्लस मिजोरम प्लस त्रिपुरा प्लस मेघालय, समझिएगा, ये 4 राज्यों का मैं नाम लिखा। राज्य आपके सामने है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन 4 राज्यों के प्रशासन के संबंध में वर्णन हमारे संविधान की 6वीं अनुसूची में दिया गया है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। यहां पे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। यहां पर जनजातीय क्षेत्र है, ये जो ऊपर लिखा जनजातीय, यहां भी जनजातीय क्षेत्र है, इनके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। अब इसे आइए एक्सप्लेन करते हैं। पांचवी अनुसूची साफ साफ कहता है कि भारत में जहां कहीं भी, यानी किसी राज्य के बारे में नाम नहीं लिया गया, यहां स्पेशल 4 राज्यों का नाम लिया गया, यहां बिल्कुल नाम नहीं लिया गया। इसमें साफ साफ है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों। अनुसूचित मतलब होता है जिसे सरकार द्वारा डिसाइड कर दिया गया हो, डिनोटेड एरिया, कि हां डिसाइड किया गया ये क्षेत्र क्या है, अनुसूचित है। साथ ही साथ लिखा गया है जनजातीय क्षेत्रों, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं वो क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है। तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध हमारे 5वीं अनुसूची में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और स्पेशली इसके लिए एक आर्टिकल दिया गया है 244, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 244 स्पेशली इसीलिए निर्धारित किया गया है, जिसमें तमाम अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का नाम और उनके प्रशासन कैसे होगा उसके बारे में इनको अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार छठी अनुसूची में 4 राज्यों को स्पेशली डिनोट किया गया, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। समझिएगा, इन राज्यों में जो जनजाति, चूंकि ये जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र ही है, पूर्वोत्तर के ये जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र, यहां का प्रशासन कैसे होगा। जैसे इन सभी क्षेत्रों में कई जनजातीय समूह हैं। अगर मेघालय को ले लो तो
वहां पे गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी हैं। उनका अपना प्रशासनिक बोर्ड है। तो इन सबके प्रशासन में जो वहां पे जनजातियां हैं, उनके अपने प्रशासन कैसे होगा, उनमें उनकी भूमिका क्या होगी, उनके रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे, गवर्नर्स की शक्तियां उसके संबंध में क्या होंगी, विधानमंडल कितने की शक्ति क्या होगी, राज्य विधानमंडल की, इन सब का विस्तृत वर्णन इसी 2 अनुसूचियों में किया गया है, 5वीं अनुसूची में तथा 6वीं अनुसूची में। 5वीं में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है, जो भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए हो सकता है, लेकिन 6वीं अनुसूची में स्पेशली असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के संबंध में यही वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची, समझिएगा। हम लिखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची क्या है इसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची का संबंध है शक्तियों का विभाजन, समझिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर, एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में शक्तियों के विभाजन से, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन 7वीं अनुसूची में दी गई। आइए देखते हैं ये शक्तियों का विभाजन क्या है, कैसे है और इसकी जरूरत क्या है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार संपूर्ण शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया था। उसके पहले 2 भाग थे, अभी 1919 के भारत शासन अधिनियम में 2 भाग, लेकिन पहली बार 1935 के भारत शासन अधिनियम में संपूर्ण शक्ति को 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य की संकल्पना उस समय भी की गई थी और वर्तमान में भारत एक संघीय राज्य है, एक संघ राज्य है। अब भारतीय संघ विशिष्ट प्रकार का है, इसकी चर्चा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तब हम लोग करेंगे। लेकिन यहां पर स्पष्ट तौर पे हमें क्या दिखाई देता है कि संघ राज्य, जो भारत संघ राज्य है, वहां पर संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का स्पष्ट तौर पे विभाजन किया गया है। इससे क्या होता है कि संघ और राज्य के बीच गतिरोध दूर होता है। जैसे आपको मालूम हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या सीमा है, मुझे कौन कौन से उत्तरदायित्व दिए गए हैं, अगर ये ज्ञात हो, दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों को ज्ञात हो, तो फिर टकराव के बिंदु कम होते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके संपूर्ण शक्तियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। केंद्र सूची से संबंधित, राज्य सूची से संबंधित तथा समवर्ती सूची, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 ऐसे शक्तियों का कैटेगराइजेशन बनाया गया। ऐसे विषय जो केंद्रीय महत्व के थे, उन्हें केंद्र सरकार को दे दिया गया। जो उससे सीमित स्तर के महत्व के थे, जो प्रांतीय महत्व के थे, उन्हें प्रांत सरकार को दे दिया गया। किंतु ऐसी शक्तियां जिनका महत्व केवल केंद्रीय और केवल प्रांतीय नहीं, बल्कि उनको दोनों को ऐसी शक्तियां मिले तो ज्यादा बेहतर मिलकर विकास होगा देश में, ऐसी शक्तियों को दोनों को ही दे दिया गया, यानी केंद्र और राज्य दोनों को दिया। उसे समवर्ती सूची कहते हैं। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, तो वहां इसका डिटेल में हम लोग अनुच्छेदों के साथ पढ़ेंगे। लेकिन हमने ये कहा कि 7वीं सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया। तो विभाजन कितने भागों में लिखा कि सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या है, तो ये है संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह से 3 भागों में हमारे संविधान में क्या किया गया है, संपूर्ण शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इसमें शुरुआत में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में 97 विषय केंद्र को दिया गया था, समझिएगा, जो अब बढ़कर 100 के आसपास हो गया, 100 हो गया। यानी संघ सूची में कुल 97 विषय किसको दिया गया था, संपूर्ण शक्तियों में से 97 विषय किसको दिया गया था, संघ सूची को, यानी संघ केंद्र सरकार को दिया गया था। इसी प्रकार राज्यों को 66 विषय दिए गए थे। शुरू में राज्यों को 66 विषय दिए गए थे, जो घटकर 61 हो गया है। ध्यान दीजिएगा,
जो घटकर अब 61 हो गया, इसमें ऋणात्मकता दिखाई देती है। और इसी प्रकार समवर्ती सूची में प्रारंभ में क्या हुआ था कि इसमें 47 विषय थे जो बाद में 52 हो गए। समझिएगा, समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो बाद में बढ़कर 52 विषय हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो इस तरह से संघ सूची आप देखेंगे, संविधान के लागू होने के बाद संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों में इजाफा हुआ है, लेकिन राज्य सूची के विषयों में घटोत्तरी हुई है। इससे क्या संदेश जाता है? इससे संदेश ये जाता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर संघ सरकार अधिक प्रभावी नजर आती है और समय के साथ राज्य सरकार के यानी कि राज्यों के विषयों को कुछ निकाल करके वो संघ सूची में या समवर्ती सूची में डाल दी गई। तो इस तरह से हमें क्या दिखाई देता है कि 7वीं सूची में इन्हीं विषयों में कौन कौन से विषय किसमें शामिल हैं, इन सब का डिटेल जो है 7वीं सूची में शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान दीजिए कि अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां होती हैं जो बची खुची होती हैं, जो इनमें शामिल नहीं है। ऐसी शक्तियां भारत में केंद्र सरकार के पास है, यानी जो भी अवशिष्ट शक्तियां होंगी केंद्र के पास होंगी। आगे बढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। भारत में 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सीधा सीधा समझिए, 8वीं अनुसूची का संबंध क्या है? भारतीय भाषाओं से है। यानी इसमें हम क्या क्या बोल सकते हैं? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो संविधान द्वारा, इसमें क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। 8वीं अनुसूची का संबंध भारतीय भाषाओं से है या मान्यता प्राप्त भाषाओं से है? एक्चुअली भारतीय भाषाएं तो बहुत है, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी, यानी भारत में तो बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन कुछ भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, संविधान द्वारा मान्यता। ऐसी ही भाषाओं का उल्लेख हमें 8वीं अनुसूची में दिखाई देता है, भाषाएं दिखाई देती हैं। और वो क्या है, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हमारे मूल संविधान में, यानी कि जब संविधान बनकर लागू हुआ, तो मूल संविधान में हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में यानी प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं, हमारे संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, कुल 14 भाषाएं थी। उस समय जो 14 प्रमुख भाषाएं थी उस समय की, उनको हमारे मूल संविधान में जगह दे दी गई। लेकिन भारत एक बहुत ही विशाल देश है और आजादी के बाद बहुत से लोग दोनों तरफ विस्थापित हुए। कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए समय के साथ भारतीय भाषाओं की संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का इजाफा हुआ। इस क्रम में 15वीं भाषा, समझिएगा, इस क्रम में 15वीं भाषा सिंधी भाषा बनी। सिंधी भाषा बनी। इस क्रम में 15वीं भाषा सिंधी भाषा बनी, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंधी को भी 8वीं अनुसूची में जगह दी गई और सिंधी भाषा क्या है इसकी चर्चा तो होगी ही, लेकिन 15वीं भाषा क्या बनी हमारे 8वीं सूची के अंतर्गत? तो 15वीं भाषा सिंधी भाषा बनी। और ये ध्यान दीजिएगा, 21वें संविधान संशोधन, कौन से पढ़ेगा, भाषा बनी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जो है वो भारत की क्या बनी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 15वीं भाषा बनी। ये ध्यान दीजिएगा। 21वें संविधान के बाद आगे आप समझिए, भारत की 16वीं 17वीं एवं 18वीं भाषा, 16वीं 17वीं एवं 18वीं भाषा, ये कोई क्रम नहीं है, 18वीं भाषा हम कह सकते हैं। ये 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। 71वें संविधान संशोधन से भारत में 3 नई भाषाएं जोड़ दी गई। तो कौन कौन सी भाषा है, प्रश्न आ सकता है, जो 71वें संविधान
संशोधन से जोड़ी 71वें संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो ध्यान दीजिएगा, कोंकणी, मराठी तथा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। तो वो भाषाएं कौन कौन सी हो गई? कोंकणी, समझिएगा, मणिपुरी तथा नेपाली। नेपाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपके संविधान में, हमारे संविधान में 71वें संविधान संशोधन तक आते आते क्या दिखाई देता है कि 18 भाषाएं हो गई। इसमें कोंकणी जो गोवा की भाषा है, मणिपुरी मणिपुर की भाषा है, तथा नेपाली जो भारत में एक बहुत लंबे क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र से, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश बिहार के तराई क्षेत्र होते हुए सिक्किम तक, बंगाल और सिक्किम तक बड़ी संख्या में जो नेपाली भाषा भाषी लोग रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए 18वीं भाषा के रूप में नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया। इसी क्रम में हमें क्या दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भारत में 4 और भाषाएं, यानी 19 से 22 तक भारत की 22वीं भाषा, 4 अन्य भाषाओं को भी समय के साथ जोड़ दिया गया। वो था 92वें संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4 और भाषाएं जोड़ दिया गया। और वो भाषाएं कौन कौन सा है, ध्यान समझिएगा, वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 भाषाएं जो अब तक भारत में कुछ बड़े समूह द्वारा बोली जाती थी, लेकिन उन्हें अभी संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं था। ऐसी 4 भाषाओं को यहां जोड़ा गया। और वे भाषाएं कोई और नहीं बल्कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी। समझिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली था। यानी 4 और भाषाएं जुड़ गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल कितनी भाषाएं हो गई? तो वर्तमान में हमारे देश में कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, और इन 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसे हम एक चार्ट बना करके मैप के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी कि तमिलनाडु तक, गुजरात से और पूर्वोत्तर भारत तक इन भाषाओं को कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, उनको हम मैप में डिजाइन करके देख सकते हैं। और कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जो संपूर्ण भारत के लिए है, किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, जैसे संस्कृत, वो भी इसमें शामिल है। जैसे संस्कृत के साथ हिंदी, उर्दू, ये सब भाषाएं हैं जो हमारी प्राचीन भाषाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, क्लास शुरू होने के समय ही आपसे कहा था, 9वीं, 10वीं और 11वीं तथा 12वीं अनुसूची समय के साथ भारतीय संविधान में जुड़ा। इसी क्रम में भारत के पहले संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में पहली बार जब संविधान संशोधन हुआ या संशोधन हुआ, भारतीय संविधान में पहली बार जब संशोधन हुआ, तो जो भाषा, जो संशोधन के तहत जो अनुसूची जुड़ी, वो 9वीं अनुसूची थी। तो समझिएगा, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, समझिए, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि 9वीं अनुसूची बाद में जुड़ी और ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये जुड़ी 1951 में। समझिएगा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची जुड़ी है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है। इसमें विषय क्या है? तो भूमि बंदोबस्त, भूमि सुधार, समझिए, इसमें है भूमि बंदोबस्त, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, आदि आदि, ये इसमें विषय है। यानी कि 9वीं अनुसूची में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, 9वीं अनुसूची में भूमि बंदोबस्त, भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया। क्योंकि संविधान लागू हो जाने के बाद पंडित नेहरू को भारत के विकास के क्रम में कई कठिनाइयां आ रही थी।
क्योंकि विकास कार्य और परियोजनाओं के निर्माण में अगर भूमि का अधिग्रहण करना हो, आदि आदि अगर काम करने हो, तो लोग उस कोर्ट पहुंच जाते थे, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो एक संवैधानिक मूल अधिकार था, और मूल अधिकार होने के कारण उसको व्यक्ति से सस्पेंड नहीं किया सकता था, लिया नहीं जा सकता था। ये एक बड़ी समस्या सामने आई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया और कहा गया कि जो कुछ भी प्रावधान इस अनुसूची में डाल दिए जाएंगे, वो समझिए वो प्रावधान न्यायिक परिक्षेत्र से बाहर हो जाएंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर हो जाएंगे। वह न्याय निर्णय उस पर नहीं हो सकता। एक तरह से कहीं ना कहीं न्यायपालिका की शक्ति से सीमित हुई। लेकिन आगे चलकर केशवानंद भारती वाद तक, यानी 1974 के पहले तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1974 के पहले तक जो कुछ केस, जो कुछ विषय इसमें डाले गए हैं, केवल वही न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से या न्यायिक परीक्षण से बाहर होंगे। उसके बाद जो कुछ पड़ेगा उस पर न्यायिक परीक्षण हो सकता है। तो इसकी सीमा भी तय हो गई। आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, आइए देखते हैं 10वीं अनुसूची क्या है। दल बदल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार, खासकर दलगत जो भावना थी और दलबदलू प्रकृति के जो लोग समय के साथ आए, जिससे भ्रष्टाचार भारत में बहुत तेजी से बढ़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए 10वीं अनुसूची को आगे चल करके भारतीय संविधान में जोड़ा गया और 52वें संविधान संशोधन, मैंने कहा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें कहा गया कि इस दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में उपबंध है कि दल बदल जो है ना के आधार पर संसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होगी, किस तरह उनकी योग्यता बचेगी या उनकी सदस्यता चली जाएगी, इन सारी बातों का एक निर्धारण किया गया है 10वीं अनुसूची में। क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें दल बदल के आधार पर जो उनकी अयोग्यता होगी, अयोग्यता किसको अयोग्य कहा जाएगा, इसका निर्धारण किया गया है और किस प्रकार से ये योग्य बने रहेंगे इसका भी चर्चा की गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्तमान परिदृश्य यह है कि अगर कोई छोटा दल या एक दल दूसरे दल के साथ पूरी तरह विलय कर जाए तो उसके सभी सदस्य जो होंगे योग्य बने रहेंगे, उन पर अयोग्यता का, दल बदल का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आप जब किसी एक दल के सिंबल पर, बैनर पर लड़ते हैं और जीत जाते हैं और जीतने के बाद आप किसी दूसरे दल में चले जाते हैं, आप चाहे आपके गुट के लोग 10, 20, 25 संपूर्ण पार्टी में से निकल के चले गए, तो ऐसे लोगों पर उस दल को दुष्प्रभावित करने का आरोप होगा और दलगत और दल बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित संसद या विधानसभा से किया जा सकता है। मतलब एक पूरा का पूरा मसौदा तैयार किया गया है कि किन परिस्थितियों में दल बदल अनुचित होगा और कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिल जाए तो वो उचित माना जाएगा, उसे दल बदल के तहत नहीं माना जाएगा। तो इस पूरी प्रोसीजर का वर्णन 10वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे देखते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची एक साथ। 11वीं एवं 12वीं अनुसूची समझिएगा। 11वीं और 12वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायतों से है, पंचायत, और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है, नगर पालिका से है। बहुत इंपॉर्टेंट। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत से और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से है, इसे समझिएगा। अब इसमें पंचायती राज प्रणाली के तहत, पंचायती राज प्रणाली जब आई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, समझिएगा मैंने कहा कि अभी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये कहा गया है इनको शक्तियां क्या होंगी, इनके कार्य क्या होंगे, इनका प्राधिकार क्या होगा, संपूर्ण बातों का वर्णन इसी 11वीं अनुसूची में पंचायत, जिसका शीर्षक है के नाम से किया गया। पंचायत राज प्रणाली, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां जो कुछ भी है इसी अनुसूची में दी गई। इसके अतिरिक्त हमें क्या दिखाई देता है, एक 12वीं अनुसूची भी, और इसमें समझ लीजिए कि इस पंचायत में कुल 29 विषय थे। पंचायतों संबंधित कुल 29 विषय का वर्णन किया गया है वर्तमान में, कि 29 विषय होंगे जो पंचायतों को प्राप्त होंगे। ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि उनमें से कितने विषय अपने राज्य के पंचायतों को प्रदान करता है, यानी कहीं ना कहीं पंचायतों को राज्यों के जिम्मे छोड़ दिया गया है। इसी तरह 12वीं अनुसूची इसी वर्ष समझिएगा 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है के तहत 12वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किया गया कि नगर पालिका की क्या शक्तियां होंगी, क्या कार्य होंगे, यानी इन दोनों के संबंध, चाहे पंचायत हो या नगर पालिका, इन दोनों के कार्य क्या होंगे, इनकी शक्तियां क्या होंगी, इनका प्राधिकार क्या होगा, समझिएगा इनका प्राधिकार क्या होगा, इन सब का वर्णन इसी अनुसूची में की गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का तथा 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का। और नगर पालिका के अंतर्गत कुल 18 विषय का प्रावधान किया गया है, समझिए कुल 18 विषय का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों 11वीं और 12वीं अनुसूची में स्थानीय शासन का प्रोविजन है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो हमारे वर्तमान संविधान में कुल जो 12 अनुसूचियां हैं उसका मैंने आपके सामने चर्चा किया। विश्वास रखिए इन 12 अनुसूचियों को पढ़ने के बाद आपको प्रारंभिक परीक्षा से किसी तरह के किसी प्रश्न का दिक्कत नहीं आने वाला है। और 12वीं अनुसूची को याद करना बहुत आसान है। आपको चलिए एक बार फाइनली मैं रिवीजन करा देता हूं। पहली अनुसूची में क्या है, तो मैंने आपसे कहा था पहली अनुसूची में 2 बातें हैं। एक बात क्या है, राज्य से संबंधित, दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। देखिए राज्य से संबंधित, पहली अनुसूची में राज्य से संबंधित और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित, यानी कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके सीमाओं का वर्णन पहली अनुसूची में। दूसरी और तीसरी अनुसूची मैंने एक साथ पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था दूसरी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है, तथा तीसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके बाद मैंने चौथी अनुसूची आपको बताई थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर शक्तियों के विभाजन की चर्चा हुई थी कि संपूर्ण शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची तथा प्रांतीय तथा समवर्ती सूची। समय के साथ हम क्या देखते हैं, संघ सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय की बढ़ोतरी होती है, किंतु समवर्ती सूची के विषय, किंतु राज्य सूची के विषय घटते हैं। इसके बाद हमने 5वीं अनुसूची तथा 6वीं अनुसूची को एक बार पढ़ा था, सॉरी 5वीं अनुसूची, यहां ध्यान दीजिए, 7वीं अनुसूची ये हो गया, और इसके पहले चलते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची को हमने एक साथ पढ़ा था, और ये तो देख ही लिया हम लोगों ने। आगे देखिए 7वीं अनुसूची में क्या वर्णन है, इसका वर्णन, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन। भाषाओं की संपूर्ण वर्णन हमने बताया कि वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, और 21वें, 71वें तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः भाषाओं का विकास होता गया, इसमें जोड़ते गए, और वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं 9वीं तथा 10वीं अनुसूची। पहले 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि बंदोबस्त, भूमि सुधार आदि का वर्णन किया गया। इस विशेष तरह का अनुसूची था जिसमें कोई भी विषय डाल देने पर उसका न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। लेकिन 10वीं अनुसूची में दल बदल का पूरा प्रोविजन किया गया है। 10वीं अनुसूची में कि दल बदल संबंधी बातें हैं कि दल बदल को कैसे रोका जाए, कौन कौन संसद या विधानसभा का सदस्य जो दल बदल करेगा उसे अयोग्य घोषित किया जाए, क्या प्रक्रिया होगी, सारा प्रोसीजर का वर्णन इसमें है। और फाइनली हमने 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची देखी, जिसमें पंचायतों तथा नगर पालिकाओं का वर्णन है, उनके कार्य, शक्तियां, प्राधिकार आदि का। 29 सब्जेक्ट जो है वो पंचायतों को दिया गया तथा 18 सब्जेक्ट जो है वो नगर पालिकाओं को दिया गया। इस प्रकार आपका संपूर्ण रूप से जो अनुसूचियां हैं वो तैयार हो गई है। इसको आप 1-2 बार देखें और इसको रिवीजन करें, कभी भूलेंगे नहीं।
चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।